नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेश। लेकर आ चुका हूँ एक और बेहद दिलचस्प, भयावह और खौफ से भरी हुई बेहतरीन कहानी, जिसका नाम है बंगला नंबर 13। तो बस अपने अपने हेडफोन्स लगाइए, आंखें बंद करिए और चलिए गोता लगाते हैं कहानियों के इस विशाल समुंदर में। डाक बंगले के 3 कमरों में सरकारी अफसर ठहरे हुए थे, जिनमें से एक अफसर की पत्नी भी उसके साथ थी। चौथे कमरे में असलम और मैंने डेरा जमा दिया। शाम का खाना खाने के बाद चाय हमने अफसरों के साथ पी। चाय के दौरान मैं अपने चुटकुलों और लतीफ़ों से सबको हंसाता रहा। इसी दौरान अफसर की पत्नी ने एक चुटकुला छोड़ दिया। आपके पास जो कमरा है वह अभिशप्त है, आसेब, जिन, भूत। असलम ने एक जोर का ठहाका लगाया। मैं इन पर कोई विश्वास नहीं रखता मैडम। वैसे मेरी नानी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, भूतों और रूहों को बहुत मानने वाली थी। कई बार वह हमें सुनाया करती थी कि किसी भूत ने उन्हें उठाकर चारपाई से नीचे फेंक दिया था। अब मज़े की बात यह है कि मेरी नानी का वज़न 5-6 मन से किसी तरह कम ना था। इस हिसाब से तो जिस भूत ने उन्हें उठाकर चारपाई से नीचे फेंका होगा वह सिर्फ किसी हाथी का भूत ही हो सकता है। किसी इंसान के भूत में इतना वजन उठा लेना संभव नहीं हो सकता। असलम की इस बात पर सब ठहाका मारकर हंस पड़े और अफसर की पत्नी की बात, जो उन्होंने पूरे विश्वास से और शायद असलम को भयभीत करने के लिए कही थी, कह कहो में उड़ गई। सरकारी अफसर डाक बंगले में कई रोज से ठहरे हुए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी डाक बंगले के भूत को नहीं देखा था। लेकिन लगभग सभी ने उसके बारे में कहानियाँ सुन रखी थीं। यह कहानियाँ एक दूसरे से भिन्न थीं, लेकिन उनमें यह बात हर कहानी में मौजूद थी कि डाक बंगले का यह भूत घुसल खाने में ही दिखाई देता है। डाक बंगलों के बावर्ची वैसे तो डाक बंगले में आकर ठहरने वाले लोगों के बारे में बहुत कुछ जानते होते हैं, लेकिन उस डाक बंगले के खानसामा को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसे यहाँ आए हुए अभी 4 वर्ष ही हुए थे और उन 4 वर्षों में जो खास घटना घटी वह यह थी कि उस डाक बंगले में आकर रहने वाला एक व्यक्ति पागल हो गया था, लेकिन उसने भी अभिशप्त कमरे में निवास नहीं किया था। अपने कमरे में आकर मैं और असलम ताश खेलते रहे और कोई 11:30 बजे अपने अपने बिस्तरों में घुस गए। मुझे तो लेटते ही नींद आ गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद असलम की आवाज़ से मेरी आंखें खुल गई। वह पूरी ताकत से चीख रहा था, कौन है? लालटेन की धीमी रोशनी में मैंने देखा कि वह अपनी चारपाई पर बैठा घुसल खाने की ओर देख रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है? वहाँ कुछ है यार, असलम ने स्नान गृह की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने वहाँ किसी के कदमों की आहट सुनी है। अरे भाई, चूहे होंगे, मैंने कहा और बिस्तर में करवट बदल ली। लेकिन दोबारा मेरी आंख लगी ही थी कि असलम की आवाज़ ने फिर जगा दिया। इस बार उसने पहले से अधिक चीख कर कहा, कौन है? वहाँ कोई है, असलम ने बिस्तर से उठते हुए कहा। फिर उसने लालटेन उठाई, उसकी बत्ती ऊंची की और जाकर घुसल खाने में देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था। कितनी अजीब बात है, असलम ने वापस आकर अपनी चारपाई पर बैठते हुए कहा। मैंने अपने कानों से स्पष्ट किसी व्यक्ति के कराहने की आवाज़ सुनी है। तुम्हें तो वहम हो गया है, मैंने कहा। खुदा के वास्ते सो जाओ और मुझे भी सोने दो। क्या समय हुआ है इस वक्त? 12:05, असलम ने जवाब दिया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन दूसरे ही क्षण वह उठ बैठा, इतनी तेज़ी से कि उसकी चारपाई तक बोल उठी। उफ मेरा अल्लाह, असलम ने कहा। अरे इशरत, तुमने सुना क्या? खौफ के मारे उसके दांत बजने लगे थे। मैं तो इस कमरे में एक पल भी नहीं सो सकता। मैंने तो ना कुछ सुना है ना देखा है, मैंने जवाब दिया। लेकिन तुम्हें अगर शकी है तो एक बार फिर स्नान गृह में झाँक आओ और मुझे आराम से सोने दो। 12 तो कभी के बज चुके हैं, इसलिए भूत भी जाकर सो गया होगा। असलम उठा और लालटेन लेकर चलने लगा। वह बहुत घबराया हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था और चेहरे पर पसीना चमक रहा था। उसके सर के बाल कांटों की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे। हाथ में लालटेन लिए धीमे प्रकाश में वह मुझे अजीब सा लग रहा था। उसकी हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। तुम तो बहादुर हो असलम, तुम तो भूत प्रेत का मजाक उड़ाते थे, उन पर विश्वास भी नहीं करते थे। फिर तुम जैसे स्वस्थ युवक के आगे तो बड़े बड़े 30 मार खान भूत भी कोई चीज़ नहीं। ऐसे अवसर ज़िंदगी में बार बार नहीं आते
चल के दिखाओ ना आज 2-2 हाथ। असलम ने बड़े गुस्से से मेरी ओर देखा और लालटेन लिए स्नान गृह में चला गया। लेकिन उसी क्षण मैंने एक जोर सी चीख सुनी और किसी भारी वस्तु के फर्श पर गिरने और शीशा टूटने की आवाज़ आई। सारा कमरा रोशन हो गया। मैं बिजली की तेज़ी से बिस्तर से बाहर निकला और घुसल खाने की ओर लपका। आग का एक बड़ा सा गोला मुझे स्नान गृह के फर्श पर लुढ़कता दिखाई दिया। फिर मैंने देखा असलम पीठ के बल फर्श पर पड़ा हुआ है। आग का गोला लुढ़कती हुई लालटेन थी। स्नान गृह का फर्श पत्थर का था, इसलिए किसी और चीज़ को आग नहीं लगी थी। साथ के कमरे में ठहरे हुए अफसर जो असलम की चीखों से जाग गए थे, भागे भागे आए और पूछने लगे क्या हो गया। मैंने जल्दी से लालटेन को ठोकर मारकर एक और कर दिया। अफसरों ने असलम को उठाया और लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। गिरने और भय के कारण वह बेहोश हो गया था। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए तो थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। जब असलम के होश जरा ठीक हुए और उसने अपने आप को उस कमरे के अंदर ही देखा तो वह एकदम उठकर बैठ गया और इस प्रकार सब के चेहरों की ओर देखने लगा जैसे उन सब से प्रार्थना कर रहा हो कि खुदा के लिए मुझे इस जगह से ले चलो, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता। हमने उसे सहारा देकर उठाया, फिर उसे सहारा देते हुए कमरे के बाहर बरामदे में ले आए। वहाँ उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया और गरम गरम कॉफ़ी पिलाई गई। अब वह पूरी तरह अपने होश व हवास में आ चुका था। एक अफसर ने पूछा, आपने स्नान गृह में क्या देखा था? मैंने स्नान गृह के फर्श पर एक व्यक्ति को पड़े हुए देखा था। अच्छा, अजीब बात है, फिर क्या हुआ? वह काफ़ी भारी भरकम था, सारा फर्श खून से भरा हुआ था। वह व्यक्ति पीठ के बल पड़ा था और रक्त रंजित उस तरह उसके हाथ में था। उसकी गर्दन कटी हुई थी और वह बड़े भयानक अंदाज में कराह रहा था। फिर आपने क्या किया? एक अफसर ने हैरत से पूछा। असलम चुप रहा। असलम मेरा पुराना मित्र था। हम दोनों शिकार का एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम बना कर आए थे, लेकिन इस घटना ने उसे इतना भयभीत कर दिया था कि उसने सारे प्रोग्राम पर लानत भेजकर वापस जाने की ठान ली थी। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और मुझे उसकी बात माननी पड़ी। सुबह होते ही हम वहाँ से वापस चल दिए, लेकिन मेरे दिल में अब यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर वह व्यक्ति कौन था जिसने डाक बंगले के घुसल खाने में उस तरह से अपना गला काट लिया था। उसने ऐसा क्यों किया था? क्या उसके साथ कोई विचित्र घटना घटी थी या सिर्फ असलम की कल्पना की उड़ान थी जो उसने स्नान गृह पे यह भयानक दृश्य देखा? मैंने इस बात का पता चलाने की काफ़ी कोशिश की। बाद में कई बार डाक बंगले के कर्मचारियों से भी बात की, लेकिन कुछ पता न चल सका। फिर बिल्कुल संयोगवश 3 वर्ष बाद मुझे इस घटना की कहानी का पता चला। मैंने जंगल में शेर के शिकार के लिए कैंप लगा रखा था। एक दिन फॉरेस्ट गार्ड मुझे उन शिकारियों की बातें सुना रहा था जो मुझसे पहले वहाँ शिकार के लिए आते रहे थे। और फिर एक और प्रसिद्ध शिकारी हैदर साहब थे जो कई बार यहाँ शिकार खेलने आते रहे हैं। वही हैदर साहब जिन्होंने अंत में उस डाक बंगले में अपना गला काट लिया था। उन्होंने अपना गला क्यों काट लिया था? मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा। लोग भला अपना गला क्यों काट लेते हैं? गार्ड ने कहा। उसके पीछे औरत के अलावा और क्या बात हो सकती है? औरत ही इन सब की जड़ है। खैर, तुम मुझे हैदर साहब के बारे में बताओ, मैंने कहा। अच्छा साहब, गार्ड ने कहा, मैं हैदर साहब को अच्छी तरह से जानता था। मेरा बाप उनके यहाँ नौकरी करता था और उन्हीं की सिफारिश से मुझे वन विभाग में यह नौकरी मिली थी। गार्ड की ज़बानी मालूम हुआ कि यह हैदर साहब अच्छे खासे कारोबारी व्यक्ति थे। वह बड़े अच्छे खिलाड़ी, घुड़सवार और पोलो खेलने के शौकीन थे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय के प्रसिद्ध शिकारियों ने उनकी गिनती होती थी। मचान पर से बंदूक चलाने से उन्हें सख्त नफरत थी। शेर या चीते का शिकार उन्होंने जब भी किया तो उन पर फायर ज़मीन पर खड़े होकर ही किया, नहीं तो नहीं किया। जवानी में तो उन्हें बंदूक, कुत्तों और घोड़ों से प्यार रहा, लेकिन जब उनकी आयु 40 वर्ष के लगभग हुई तो एक लड़की ने उनका दिल अपनी मुट्ठी में कर लिया। उन्होंने उसे देखा और देखते ही 1000 जान पर उस पर आशिक हो गए। उस लड़की का नाम जहरा था और वह बहुत बड़े सरकारी अफसर की इकलौती लड़की थी। उसके चाहने वाले एक नहीं 20 बल्कि सैकड़ों थे, लेकिन वह किसी को घास नहीं डालती थी। बाप आधुनिक विचारधारा का था और उसने अपने दामाद का चुनाव अपनी बेटी की पसंद पर छोड़ रखा था। जहरा ने काफ़ी समय तक अपने चाहने वालों को बहलाए रखा। बाद में उसने हैदर साहब को अपना दिल दे दिया, शायद इसलिए कि वह काफ़ी दौलतमंद भी थे और उसकी हर तमन्ना पूरी करते थे।
जहरा का प्रेम पाते ही हैदर साहब की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। वे अक्सर एक साथ घुड़सवारी करते नजर आते। बाद में हैदर साहब ने जहरा को बंदूक चलाना भी सिखाया। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के निकट से निकट आते चले गए। हैदर साहब अब जहरा को अपनी पत्नी बनाने की सोच रहे थे। उन्होंने एक दिन जहरा के बाप से बातचीत की। जहरा के बाप ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यह मामला उन्होंने अपनी बेटी की पसंद पर छोड़ रखा है। अगर वह आपको पति के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। इसके बाद हैदर साहब कई दिन तक किसी ऐसे अवसर की तलाश में रहे कि वह जहरा के सामने शादी की बात रख सकें। इसी सोच में कई दिन बीत गए और बाद में जब उन्होंने जहरा से शादी के बारे में बात की तो समय निकल चुका था और इसे हैदर साहब की बदकिस्मती के अलावा और क्या कहा जा सकता है कि उन्होंने काफ़ी देर में जहरा से बात की थी। यह बात नहीं थी कि उस बीच जहरा किसी और को पसंद कर चुकी थी। बात केवल इतनी थी कि वहाँ एक युवक आ गया था जिसके बारे में यह सुनने को आ रहा था कि वह बड़े नवाब का लड़का है। बहरहाल हैदर साहब कितने ही दौलतमंद सही, लेकिन एक नवाब के इकलौते लड़के का क्या मुकाबला कर सकते थे। कितनी भाग्यशाली होगी वह लड़की जो इस खूबसूरत नौजवान की पत्नी बनेगी। वह तो बिल्कुल रानी बनकर रहेगी। यह बात ठीक थी कि वह युवक जहरा की ओर कभी आकर्षित नहीं हुआ था, लेकिन जहरा ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने का पक्का निश्चय कर लिया था। लेकिन अब वह हैदर साहब से कैसे पीछा छुड़ाए। जब हैदर साहब ने उससे शादी की बात की तो जहरा ने हैरत जाहिर करते हुए कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे शादी की बात करेंगे। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इस बारे में सोच सकूं। फिर मैं यह कैसे मान लूं कि आप सारी ज़िंदगी मुझसे इसी तरह प्रेम करते रहेंगे? मुझे तो मेरी सहेलियों ने बताया है कि शुरू में सारे पुरुष इसी प्रकार प्रेम जताते हैं, लेकिन जब दिल भर जाता है तो जवानी ढल जाती है और वे बिल्कुल बदल जाते हैं। हैदर साहब ने जहरा के दोनों हाथ थाम कर भावुकता से कहा, जहरा, मैं तुम्हें पूजता हूँ। मेरे इस चाहत में कभी कमी नहीं आएगी। तुम जैसे चाहो मेरी आजमाइश कर सकती हो। जहरा को मजाक सूझा। वह उनसे पीछा तो छुड़ाना चाहती थी। उसने थोड़ी देर सोच कर कहा, अगर आप मुझे सच्चे दिल से चाहते हो, यहाँ एक चीते ने बड़ा हंगामा मचा रखा है। वह आदमखोर हो चुका है, कितने ही लोगों की जानें ले चुका है और कई शिकारी उसे ख़त्म करने में असफल रहे हैं। मेरी इच्छा है कि आप मुझे उस चीते की खाल ला कर दीजिए। हैदर साहब की तो सारी उम्र ही शिकार करते गुजरी थी। यह शर्त उनके लिए कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं थी। वह तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गए। उनके अपने खास नौकर ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि वह इस खतरनाक अभियान पर रवाना ना हो। कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि जहरा बड़ी चालाक लड़की है और सिर्फ आपको रास्ते से हटाने के लिए और किसी और को फांसने के लिए आपको मौत के मुंह में ढकेल रही है। लेकिन वह जहरा के प्रेम में अंधे हो चुके थे। वह उस अभियान पर रवाना हो गए। वह उस बस्ती में पहुंचे जहां के निकट से जंगल में चीते ने तबाही मचा रखी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने चीते के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर आबादी के बाहर एक स्थान पर अपना पड़ाव डाल दिया। उनका भय जोर मार रहा था। वह आग जलाए अपने साथियों से बात कर रहे थे कि कोई 200 गज के फासले पर उन्हें किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। हैदर साहब अपने साथियों सहित वहां पहुंचे तो पता चला कई महिलाओं पर उसी आदमखोर चीते ने हमला किया है। उनमें से एक महिला मर चुकी है। लोगों के शोर को सुनकर चीता जंगल में भाग गया। हैदर साहब ने लोगों को इस बात के लिए तैयार करा लिया कि वह मृत महिला की लाश को उसी स्थान पर पड़ा रहने दें। हैदर साहब ने लोगों को वापस भेज दिया और स्वयं एक निकट की झाड़ी में छिपकर बैठ गए और चीते के दोबारा आने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि चीता अपने शिकार को खाने के लिए वहां आया। चांद निकलने में अभी देर थी। आसमान पर केवल तारे टिमटिमा रहे थे। हैदर साहब के लिए तारों की यह रोशनी ही काफ़ी थी। वह झाड़ी से निकले और 5 कदमों से भी कम फासले से गोली चलाकर चीते को ढेर कर दिया। अगली सुबह बस्ती के कुछ लोगों को लेकर वह डाक बंगले में पहुंचे। वहां से उन्होंने जहरा को तार दिया। मैंने चीते को मार डाला है। मैं 2-3 दिन बाद चीते की खाल लेकर पहुंच रहा हूं। लेकिन जहरा ने तार के उत्तर में तार दिया कि वह नवाब के लड़के से मंगनी कर चुकी है। और यह तार पढ़कर हैदर साहब ने डाक बंगले के स्नान गृह में अपने गले पर उस तरह फेर लिया।
तब से सुनते हैं कि अक्सर उनकी बेचैन और निराश आत्मा भटकती हुई उसी स्नान गृह में नजर आती है। बाद में एक और घटना घटी। उस लालची और बेवफा लड़की जहरा को अचानक बड़े बड़े भयानक सपने नजर आने लगे। सपने में कोई भयानक चीता उसे खूनी नज़रों से घूरता दिखाई देता। आखिर शादी करने से पूर्व ही उन भयानक सपनों से भयभीत जहरा अचानक पागल हो गई और उसने भी उस तरह से अपना गला काट कर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार हैदर अली की बेचैन रूह ने अपनी प्रेमिका से बेवफाई का बदला मृत्यु के बाद ले लिया। यह थी दोस्तों आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपने विचार ज़रूर प्रकट करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर एक बार विज़िट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर, तब तक के लिए शुक्रिया।